हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड शासक ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो सेक्रीशंस बनती हैं, स्राव बनते हैं, ये बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? ये ग्रंथि जो है मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में स्थित होते हैं। कंकाल तंत्र में हमने पढ़ा था कि हमारी खोपड़ी की हड्डियों में एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड बोन के बीच में एक गड्ढा होता है और उस गड्ढे को हम पिट्यूटरी फोसा कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रंथि है ये सामने की तरफ माथे के नीचे वाले भाग में होती है। माथे में फ्रंटल बोन है, उसके नीचे स्फीनोइड और एथमोइड बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो स्फीनोइड बोन के गड्ढे में पिट्यूटरी फोसा नाम का गड्ढा जो है इसमें ये स्थित होती है। अब इसका साइज क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी शेप मटर के दाने के आकार की होती है और ये ग्रंथि रेड ब्राउन कलर की होती है। ये ग्रंथि जो है इसके 3 खंड होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। एक एंटीरियर जिसे अग्रभाग, आगे वाला भाग, दूसरा इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती और तीसरा पोस्टीरियर, पीछे वाला पश्च भाग होता है। सबसे पहला जो आगे वाला एंटीरियर भाग होता है ये भाग पिछले से बड़ा होता है और मध्य वाला भाग बिल्कुल छोटा सा होता है। एंटीरियर भाग में 5 तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं साइज और शेप, आकार और आकृति पांचों अलग अलग होती हैं उसमें, और जो सेक्रीशन या रस बनाती हैं, ये द्रव्य बनाती हैं, वो भी इनका कोशिका द्रव्य भी अलग अलग होता है। अब ये क्या काम करता है? एंटीरियर जो लोब है उसके द्वारा जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इस ग्रंथि के काम है, इस भाग के काम है? इसके द्वारा बनाए गए हार्मोन्स 6 हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम वृद्धि, विकास का हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नाम से पता चलता है कि ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। तीसरा है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रेनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। चौथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स जो बनते हैं ओवरीज और टेस्टिस में, उनको कंट्रोल करता है। पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी टेस्टिस और ओवरीज के कार्यों को कंट्रोल करता है। और छठा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह स्त्रियों में लैक्टेशन में मदद करता है। तो लास्ट के जो तीनों हार्मोन्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, इसीलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बताया था गोनेड्स किसे कहते हैं। स्त्रियों में ओवरीज और पुरुषों में टेस्टिस, जो जनन ग्रंथियां होती हैं, इनको सामूहिक रूप से ज्वाइंटली गोनेड्स कहते हैं। अब सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बॉडी की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको कंट्रोल करता है। किसी की भी ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट जो है, हाइट वगैरह, वो उसकी लंबी हड्डियों पे डिपेंड करती है। तो लंबी हड्डियों का विकास जो है इसमें करने में कंट्रोल करता है। जब तक व्यक्ति का पूरी डेवलपमेंट नहीं हो जाती, उसकी जो एज होती है विकास की, पूर्ण विकास तक, तब तक ये हार्मोन बनता रहता है काफ़ी मात्रा में और बाद में ये कम हो जाता है। इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन ही हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने के लिए जरूरी है। तो और कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए है, तो कैल्शियम का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन शरीर में, आंतों में, उसमें भी हार्मोन कंट्रोल करता है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, उसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों को कंट्रोल करता है और थायराइड ग्रंथि के कार्यों में सबसे पहला इम्पोर्टेंट है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन को फॉर्मेशन, उसको बनाने को कंट्रोल करता है।
शरीर में आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है ये, और थायरोक्सिन हार्मोन के साथ साथ ट्राई आयोडोथायरोनिन की मात्रा भी शरीर में, ब्लड में इसके द्वारा नियमित की जाती है। तीसरा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा बनाए गए सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और ये हार्मोन की मात्रा तब बढ़ जाती है जब शरीर हमारे कोई शारीरिक तनाव है या कोई इमोशनल स्ट्रेस है, संवेगात्मक इमोशनल स्ट्रेस हो, तो ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से लेडीज में, स्त्रियों में ओवरीज के द्वारा ओवम का उत्पादन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनाती हैं। पुरुषों में टेस्टिस के द्वारा स्पर्म्स बनाने को भी यह हार्मोन कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनको मैच्योरिटी विकसित करने में ये मदद करता है। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको LH हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन जो है, इसकी वजह से टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया जाता है पुरुषों में। पुरुषों के प्रजनन अंगों का विकास और स्त्रियों उनकी क्रियाशीलता, प्रजनन अंगों की क्रियाशीलता, ये सब को कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। स्त्रियों में ओव्यूलेशन जब 28 दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का मध्य का 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओवम अपने खोल को तोड़कर बाहर निकलता है, उसमें हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद जो बची हुई कोशिकाएं रह जाती हैं, ओवम जिसमें से निकला है, उनसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम से फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो ये सब क्रिया में LH हार्मोन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है छठा हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब प्रेगनेंसी में बनता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है तो प्रोजेस्टेरोन बना रहता है और मिसकैरेज नहीं होता, अबॉर्शन नहीं होता, शिशु माँ के गर्भाशय से चिपका हुआ रहता है। और प्रेगनेंसी में ये ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के विकास में भी मदद करता है। उसके बाद है लैक्टेशन में भी यह हार्मोन मदद करता है। दुग्ध का स्राव, सेक्रेशन ऑफ मिल्क, उसमें भी प्रोलैक्टिन हार्मोन मदद करता है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो बीच वाला लोब है, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती लोब, इसके द्वारा एक ही हार्मोन बनता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बनाता है? मेलेनिन क्या काम करता है? स्किन वाले में हमने पढ़ा था कि हमारी स्किन का कलर, त्वचा की फेयरनेस है तो वो मेलेनिन नाम की प्रोटीन या पिगमेंट पे डिपेंड करती है, तो उसको स्टिमुलेट करने वाला ये हार्मोन होता है। तीसरा भाग है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको पश्च या पोस्टीरियर लोब कहते हैं, पश्च वाला खंड। इसके द्वारा दो हार्मोन्स बनते हैं, पहला वेसोप्रेसिन हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है ये शरीर में तब ज़्यादा बनता है जब शरीर में पानी की कमी हो। पानी की कमी है तो क्या होगा? गाढ़ा हो जाएगा रक्त, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। उसकी वजह से फिर हम, पानी की कमी होगी तो क्या करती हैं किडनीज की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनमें से यूरिन में से दोबारा से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन के द्वारा कम पानी शरीर से बाहर निकलता है। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाए, वेसोप्रेसिन हार्मोन ज़्यादा बने, तो शरीर से यूरिन भी ज़्यादा निकलेगा और व्यक्ति को प्यास भी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद सेकंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, इसको बनाने के लिए हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस के, नर्वस सिस्टम जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, उसका जो न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाया जाए पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा।
और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। इस हार्मोन की वजह से डिलीवरी में हेल्प होती है। कैसे हेल्प होती है? क्योंकि यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको ये स्टार्ट करता है, उसमें ये हेल्प करता है, और उन्हीं की स्टिमुलेशन से ही फिर चाइल्ड बर्थ होता है। और दूसरा, ये ब्रेस्ट मसल्स को भी, स्तन की जो मांसपेशियां होती हैं उनको भी, स्तन ग्रंथियों को, उनको संकुचित होने में सहायता करता है, जिससे सेक्रेशन ऑफ मिल्क जो है वो किया होता है। उसके बाद है विकार, खराबी। अगर इस ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी हो जाए, विकार हो जाए तो क्या होगा? अभी तक सभी ग्रंथियों में हमने यही पढ़ा है, खराबी दो तरह की होती है, या तो ग्रंथि अधिक काम करती है या वो कम काम करती है। तो यहाँ भी हम इसी में पढ़ेंगे, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक काम करती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो क्या होता है? नॉर्मली दो प्रकार के हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? लंबी हड्डियाँ और उनसे जुड़े हुए ऊतक, उनको जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक, वो सब ज़्यादा बनेंगे और अधिक विकास इनका होगा। तो इन दोनों का अधिक विकास होने से जो है, इसके साथ साथ हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है। हार्ट का साइज बढ़ता है, बीपी बढ़ जाता है। अगर ये हार्मोन किशोरावस्था, एडोलेसेंट एज से पहले ज़्यादा बने तो व्यक्ति में महाकायता, जिगेंटिज्म भी हो जाता है, जिसमें लंबाई 7 से 8 फुट हो जाती है। अगर बड़े लोगों में, एडल्ट्स में, प्रौढ़ों में ये हार्मोन ज़्यादा बने तो उनकी हड्डियाँ और उनसे उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और बड़ा हो जाता है साइज। बड़े लोगों में, प्रौढ़ों में, अडल्ट में हार्मोन अधिक बनने से साइज बड़ा हो जाता है। किस चीज़ का? निचले जबड़े का। और उनके हाथ पैर जो हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। इसको एक्रोमेगैली कहते हैं। उसके बाद है ग्लूकोज टॉलरेंस। ग्लूकोज को सहनशीलता शरीर में कम हो जाती है, जिससे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है और ग्लूकोज यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है और खतरा, संभावना बढ़ जाती है डायबिटीज होने का। ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बने तो क्या होता है? तो पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है, स्त्रियों में बांझपन हो जाता है और चेहरे, हाथ पैर की हड्डियों का प्रपोर्शन या अनुपात सही नहीं रहता। फिर है कमी का प्रभाव। अगर पीयूष ग्रंथि कम काम करती है तो क्या असर पड़ता है? उसकी वजह से पीयूष बोनापन हो जाता है। पीयूष बोनापन जो ग्रोथ हार्मोन कम बनने की वजह से हुआ था। कल हमने बोनापन पढ़ा था थायराइड ग्रंथि के में भी, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से बोनापन आता है। इन दोनों के बोनेपन में थोड़ा सा अंतर है। पीयूष बोनापन तब आता है जब बाल्यावस्था में विकास के समय ये हार्मोन कम बनता है, तो शरीर की बनावट जो है छोटी हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है, लेकिन सभी अंगों का प्रोपोर्शन सही रहता है। और इसमें ये डिफरेंस मेन है कि मानसिक विकास प्रभावित नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट सही रहती है। और किशोरावस्था में जब जनन अंगों का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास होता है तो वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा देर से शुरू होती हैं। ठीक है। और जो थायराइड ग्रंथि में कमी की वजह से बोनापन था, उसमें जनन अंगों का विकास भी ढंग से नहीं हो पाता, मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और ये जनन अंगों के विकास में भी बाधा आती है। दूसरा कमी होती है जो जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन्स हैं, जिन्हें हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्रजनन अंगों का पूरी तरह से विकास नहीं होता, बड़े लोगों में मोटापा आ जाता है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। तो इसके साथ ही हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी खत्म होगी। बाकी का पोर्शन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।